जय हिंद मेरे प्यारे भाई। देखिए, अभी जो है ना ग्रुप डी का एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है भाई। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि पन जो एक सीरीज़ चालू करने वाले हैं जिसमें 15 जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, है ना। जितनी भी मतलब वीडियो आती रहेंगी उसमें हम लोग 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे होंगे। देखिए, 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेने का मतलब ये है कि हम लोग जिस टाइप का सवाल आएगा या जिस तरीके का सवाल आएगा उससे रिलेटेड कैसे सवाल बनेंगे या उससे कैसे सवाल पूछा जाता है या फिर उसका जो बेसिक चीज़ है उसका पूरा कॉन्सेप्ट वो आपको सारा समझाएंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि यार सारे सिर्फ हम सवाल आपको डेली 25 से 30 कराएं, है ना। लेकिन हम सिर्फ मतलब आपको बता रहे हैं, उसके पीछे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे, फटाफट बताते चले जा रहे हैं। ऐसे में कोई भी लाभ होने वाला है नहीं, देखो भाई, है ना। तो सिर्फ 15 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्या है उसके पीछे का सारा रीज़न जानेंगे। ठीक है भाई। तो देखिए, पहली बात तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि भाई जो लोग कंटिन्यू रहेगा इसमें तो 100% आई एम श्योर कि प्रॉफिट तो होना ही होना है। ठीक है ना। तो आप लोग से यही है कि भाई आप लोग जो है कंटिन्यू रहेंगे इसमें और इस सीरीज़ में लगातार बने रहेंगे। और सवाल जो है इसमें जितने भी सवाल मैं कराऊंगा ये सारे प्रीवियस ईयर है, मैंने खुद से थोड़ी ना बनाए हैं, ना फिर इतना टाइम है कि मैं खुद से बनाऊंगा भाई। सारे प्रीवियस ईयर ही लगाने हैं, है ना। तो प्रीवियस ईयर सारे सवाल हैं और अच्छे हैं, थोड़े से सरल हैं। सरल क्या मतलब, प्रीवियस ईयर हैं तो जैसे हैं वैसे हैं। सरल कठिन सारा कॉम्बिनेशन मैंने ले रखा हुआ है, मॉडरेट जिससे प्रकार के आते हैं उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है भाई। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, हम लोग सवाल करते चलते हैं। हालांकि देखिए, इसमें हमने 28 सवाल ले रखे हैं। ये देखिए साइड में आपको दिख रहा होगा ना, 28 मैंने सवाल ले रखे हुए हैं। ठीक है ना। लेकिन जो है आज हम लोग इसमें नहीं करेंगे क्योंकि भाई इकट्ठा सारे करने से कोई मतलब उसका नहीं बनता है ना। तो क्योंकि भाई हम ही ये 15 वाले क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग 15 क्वेश्चन कर रहे होंगे। चलिए, ठीक है ना, बातें ज़्यादा नहीं करते हैं, सीधा सवाल पे आते हैं। ठीक है ना। इसको हम ज़रा हटा दें, कैसे हटेगा, ठीक है। चलिए ठीक भाई। देखिए, कह रहा है कि थोड़ा सा देखिए भाई, पहले थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। देखिए क्या कह रहा है भाई, सवाल देखिए। कह रहा 4, 4, 20, 28 के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल क्या है। तो देखिए भाई, अगर इस सवाल को हमको सॉल्व करना है, अगर हमको इस सवाल को सॉल्व करना, पेंसिल ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो हमको पहले महत्तम समापवर्तक पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई। महत्तम समापवर्तक क्या होता है। महत्तम समापवर्तक को HCF भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर। ठीक है भाई। एलसीएम को लघुत्तम एलसीएम बोलते हैं, तो सारे भाई जानते हैं। देखिए, काम की बात करते हैं ना। महत्तम समापवर्तक क्या होता है, जैसे 4, 20 और 28 दे रखा हुआ है। 4, 20 और 28, इसी के माध्यम से मैं समझाऊंगा क्या है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक का मतलब है, अगर ये 3 संख्याएं दी हैं मेरे भाई, तो इन तीनों संख्याओं में जो सबसे बड़ी कॉमन चीज़ है, देखिए सबसे बड़ी कॉमन चीज़ मेरे भाई क्या है। अब बहुत से लोग सोचेंगे भैया 2 कॉमन इसमें भी, 2 कॉमन इसमें भी, 2 कॉमन इसमें भी, लेकिन नहीं, हमको महत्तम लेनी है कि सबसे बड़ी कॉमन चीज़ क्या है। तो हम लोग देखेंगे भैया 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 सते 28, यानी इन सभी का जो HCF है मेरे भाई कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है। एलसीएम क्या होगा भाई, देखिए एलसीएम क्या होता है मैं समझाना चाहता हूँ। एलसीएम का मतलब लोवेस्ट, है ना, कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब भाई ये है कि देखिए वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी मतलब जो इन सभी से डिवाइड हो जाए, इन सभी से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, ये 4 है, इसको क्या कहेंगे, 4 पंचे 20, ये क्या है, 4 सत्ते 28। तो अगर हमको एलसीएम लेना है भाई, ये थोड़ा अलग अलग आप समझते चलिएगा, मेरे कलम को देखिएगा ना मैं किधर को लिख रहा हूँ। ये भाई एक नहीं है, ये 4 × 5 है। ठीक है भाई। देखिए, तो अगर एलसीएम भैया हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे भाई, 4 तो सब में कॉमन है मेरे भाई, तो 4 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, ये 5 लिख लेंगे और ये 7 लिख लेंगे। मतलब जिसका जोड़ा बन रहा उसको भी लिखते हैं, जिसका जोड़ा नहीं बना वो भी लिख लेते हैं, यानी ये एलसीएम है ना। अब ये जो है, ये जो संख्या है 5 चौको 20, 7 दूनी 140, ये जो एलसीएम आया इनका कितना है, 140। 140 वो छोटी से छोटी संख्या है जो 4 से भी कटेगी, 20 से भी कटेगी और मेरे प्यारी भाई 28 से कटेगी। ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी। तो यानी इन सभी का एलसीएम क्या निकल गया है, 140। तो भैया यहाँ 140 रख देंगे
और हम लोग सीधा सीधा इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 14 चौको 56, यानी आंसर हमारा कौन सा सही भैया, 560 वाला सही है। देखिए भाई, आप सोच रहे होंगे भैया ये इतना सरल सवाल लेके चले हैं, भाई इसके पीछे कॉन्सेप्ट आप समझिए, ठीक है ना, ये समझने की कोशिश कर। देखिए लघुत्तम समाहार्थ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें क्वेश्चन घंटी बजने वाला भी बजता है, मतलब अगर 3-4 या घंटियाँ हैं, 3 या 4 घंटियाँ हैं, 5-5 मिनट पे 5 मिनट, एक 7 मिनट, एक 8 मिनट पे बजती है, तो बताओ एक साथ कब बजेंगी, तो वो उसमें भी भैया एलसीएम का कॉन्सेप्ट होता है ना। तो ये बात समझिए, एलसीएम इससे आई होप भाई बहुत अच्छे समझ गए होंगे, और ये सवाल बिल्कुल बेसिक था, है ना। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, ठीक है भाई, एक सेकंड यार आगे, है ना, अगला सवाल करेंगे भाई। ये आ गया भाई अगला सवाल। चलिए अब देखिए भाई, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई 50% में 50% की वृद्धि की जाती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। भैया देखिए इसके, ये मैं सवाल तो भाई कराऊंगा, कॉन्सेप्ट मैं कितना खतरनाक बताऊंगा, देखो भाई समझो। जैसे थोड़ा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेता हूँ ना, कहाँ गया ये है घनाभ, कहाँ गया घनाभ, है ना, हाँ ये। देखिए भाई, जैसे मैंने बनाया, ये हमारा हो गया घनाभ, है ना भाई, ये देखिए घनाभ। अभी चलो आओ, ठीक है। अब देखिए, अगर इसके प्रत्येक किनारे में 50% की वृद्धि की जाए, भाई किनारा का मतलब क्या है, घनाभ एक, देखिए घनाभ क्या होता है, जिसके तीनों साइड इक्वल है ना भाई, तीनों साइड क्या मतलब, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों डायमेंशन इक्वल, उसको क्या कहते हैं, घन। उसको क्या कहते हैं भाई, घना, सॉरी भाई, है ना, उसको क्या कहते हैं, घन। जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हो, इक्वल, उसको क्या कहते हैं, घन, क्यूब बोलते हैं, है ना। अगर लंबाई चौड़ाई अलग अलग है तो भाई क्यूबॉइड हो जाएगा, हाँ तो घनाभ हो जाएगा, ठीक है ना भाई। देखिए 50% के, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सरफेस एरिया। मेरे प्यारे भाई सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया कितना होता है मेरे प्यारे भाई, सरफेस एरिया होता है 6a², 6a²। किसका सरफेस एरिया, मतलब घन का सरफेस एरिया। अब देखिए लंबाई में 50% की वृद्धि की जाए, अरे भाई भाई जब 50% की आप वृद्धि कर रहे हैं तो सीधा मतलब साइड में आप 50% की वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं, प्रत्येक किनारे की लंबाई में वृद्धि कर रहे हैं, या इस मतलब लंबाई भी 50% बढ़ेगी, चौड़ाई भी 50% बढ़ेगी, और ऊंचाई भी 50% बढ़ेगी। देखो मेरे प्यारे भाई, अब एक बात समझिए, जैसे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई दो संख्याएं a गुणा b, दो संख्याएं हो या 3 संख्याएं, कितना भी हो, अगर उनका मल्टीप्लाई, मान लीजिए मैंने इनका मल्टीप्लाई मैंने मान लिया कैपिटल A, ठीक है भाई। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, इसको बढ़ाता हूँ, या फिर इसको बढ़ाता हूँ, इसको घटाता हूँ, या फिर इसको बढ़ाता हूँ या इसको बढ़ाता हूँ तो इसको घटाता हूँ, या फिर इसको भी घटाता हूँ, इसको भी घटाता हूँ, मतलब अगर इन दोनों में भी अगर भैया चेंज करा जाएगा, और हमसे फाइनल चेंज पूछे कि इसमें मैंने चेंज करा और इस क्वांटिटी में मैं चेंज करा, और मैं फाइनल में पूछ रहा हूँ, तो भाई इसको कहते हैं सक्सेसिव। इसको क्या कहा जाता है भैया, सक्सेसिव कहा जाता है। और मेरे प्यारे भाई, दो संख्याओं का सक्सेसिव का एक प्यारा सा फार्मूला भी होता है, देख लीजिए भैया, x + y + XY/100, मेरे प्यारे भाई, ये भाई अच्छा सा फार्मूला है, ठीक है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। अब समझने को भाई, आप समझ गए होंगे ना भाई सक्सेसिव कहाँ लगता है, अगर दो संख्याएं मल्टीप्लाई में हैं और उसमें इसमें चेंज दिया है, इसमें चेंज दिया है, और फाइनल पूछ रहा है कि भैया इन दोनों का बताओ फाइनल चेंजमेंट क्या है, तो उसको मेरे प्यारे भाई कहा जाता है सक्सेसिव। अब देखिए 50% की वृद्धि होती है, 50% वृद्धि का मतलब यहाँ 50 रखेंगे भैया, इधर मैं कर देता हूँ 50, है ना, +50। भाई पेन थोड़ा अजीब से चल रहा ना, इसकी मैं टेक्नोलॉजी को मैं थोड़ा सही करूँगा थोड़े दिन के बाद, अभी व्यवस्था कम है ना। 50 × 50 अपॉन में कितना आएगा, 100। अब देखिए 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गई, निकट गई, 50 50 100 55 25, यानी 125%। तो भाई क्षेत्रफल में क्या परसेंट की वृद्धि हो जाएगी भैया जी, 125% की हमारी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अच्छा देखिए, अरे अगर मैं इसको एक और तरीके से आपको कराने की कोशिश करता हूँ, देखिए भाई सारे, देखिए सवाल भाई कम हो पाएँ लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा आना चाहिए। सवाल करने से मतलब नहीं है, ज़्यादा सवाल तो आप अपने आप से खुद भी कर लोगे, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो भाई कॉन्सेप्ट पहले समझो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए अच्छा, इसको एक तरीके से मैं और कर सकता हूँ, इसको भाई मिटा सकता हूँ क्या मैं, हैं कैसे मिटेगा यार। अच्छा देखो भाई, इधर इधर ही इधर से बताता हूँ ना। देखिए क्या कह रहा, सरफेस एरिया मेरे प्यारे भाई क्या है, 6a² है, क्या हो गया 6a² है भाई, थोड़ा मिटा लेता हूँ मैं ये, अब ये सब भाई आप लोग लिख लीजिए, इसको थोड़ा मैं क्लियर करता हूँ, है ना। ये
फिर से समझाऊंगा। आओ, जैसे सरफेस एरिया होता है भाई 6a², ठीक है भाई। मतलब क्या है, सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, a² के। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अनुक्रमानुपाती। भाई 12th में, 11th में, 9th हाई स्कूल में आप लोग समझे होंगे ना, फिजिक्स में जानते हैं कि नहीं जानते हैं ये प्रोपोर्शनल क्या होता है। जब भी प्रोपोर्शनल लगता है कोई कांस्टेंट आता है, ये कांस्टेंट 6 तो कांस्टेंट नंबर है, तो भाई इससे कोई मतलब नहीं है, यानी a²। मतलब भाई जो इसका सरफेस एरिया है वो a² पे डिपेंड करता है। a² का मतलब होता है a इंटू ए, मतलब सरफेस एरिया होगा a इंटू ए। भाई प्यार से समझते चलना। अब 50% की वृद्धि की गई, 50 रेशियो मेथड बताता हूँ मैं भाई। 50% का मतलब होता है 1/2। मतलब अगर मेरे प्यार, ये इनिशियल है ये फाइनल है, समझते चलना। अगर 1/2 है भाई, थोड़ा सा ना, अगर पहले भुजा 2 थी तो अभी क्या हो गया भाई, 1 की वृद्धि हो गई, ये 3 हो गया है। तो भाई ये वाली भुजा है तो ये वाली, दोनों भुजाएं हैं ना, तो भाई सरफेस एरिया क्या होता है, तो पहले इसमें भी 2 थी, अभी कितना हो गया 3। मतलब पहले भाई एरिया कितना था, 2 2 4, 3 3 9, यानी पहले मेरे प्यारे भाई अगर एरिया 4 था, अभी कितना हो चुका है फाइनल में 9। भाई साहब बढ़ा कितना है ना, 4 से कितना बढ़ा, 5, ठीक है ना भाई, 5 बढ़ा हुआ है। कितने पर बढ़ा हुआ है, 4 पर। थोड़ा इधर देखिए भाई, 5 बढ़ा हुआ है 4 पर, है ना। तो अभी क्या करेंगे, 100% निकालने के लिए 100% करते हैं कि नहीं। 1/4 होता है 25% और 5/4 होगा 125%। तो भाई ये भी एक तरीका है सवाल करने का। तो 125% इज़ द करेक्ट आंसर भी। समझ पाए, आई होप भाई आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए लेट्स गो विथ थर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना, आप लोग कर लीजिए। चलो तीसरा क्वेश्चन आ जाओ भाई, है ना। अब दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 33 से पूर्णतया विभाज्य है। मेरे प्यारे भाई 33 से पूर्णतया विभाज्य है। अब ज़रा ध्यान से देखना, चलिए रहा 33। भाई 33 को समझो, 33 का मतलब होता है 11 इंटू 3, 11 इंटू 3। मतलब अगर 33 से पूर्णतः विभाज्य है, इसका मतलब वो संख्या 11 से भी कट रही होगी, 3 से भी कट रही होगी। और 3 और 11 दोनों ही प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आप लोग जानते हैं भाई, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जो खुद से कटती हैं और 1 से कटती हैं, ठीक है कि नहीं भैया, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ी बातें जान लो, है ना। 1 से 100 तक का 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं भाई। कितनी संख्याएं होती हैं, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। भाई देखिए हमारा मकसद है कॉन्सेप्ट समझाना, ना कि हमको भाई देखिए सवाल ज़्यादा करने की कोशिश ना करें, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट आ गया तो सवाल अपने आप से आप उड़ा दोगे और सवाल अपने आप से उड़ जाएंगे, ठीक है ना, उसमें परेशान ना हो। आप समझो हम क्या कहते हैं, 1 से 100 तक 25 क्या होता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना भाई, ये फालतू की चीज़ें नहीं है। 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है भाई। 1 से 50 तक 15 प्राइम होते हैं। 1 से 50 तक कितने होते हैं, सॉरी 1 से 100 तक कितने होते हैं कुल मिला के, 1 से 100 तक 25 प्राइम होते हैं, ठीक है कि नहीं। अब एक बात और समझिए, देखिए भाई सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, और 2 एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है। क्या है, इस दुनिया में एक ही प्राइम नंबर है, वो भी इवन, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। इसके बाद जितनी भी अभाज्य संख्याएं आएंगी सारी की सारी विषम अभाज्य संख्या आएंगी। ये छोटे से फैक्ट आप लोग समझ जाइए भाई, ठीक है ना। इसको कहीं कॉपी में नोट करिए आप लोग। अब देखिए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 33 से कटती है। 33 से कटने का मतलब वो संख्या 3 से भी कट रही होगी भैया, वो 11 से भी कट रही होगी। तो सबसे पहले एक एक हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। 3 से क्या होता है भाई, अगर कोई संख्या 3 से कट रही है तो उसके अंकों का जोड़ भी 3 से ही कट रहा होगा। चलो आओ, अगर 3 से कट रहा तो 8 2 10 5 15 भाई, ये 3 से कट रही है ना। 9 और 6 9 और 7 1 8, ये 3 से नहीं कट रही। 5 2 7 3 10 7 17, ये भी भाई नहीं कट रही। 4 4 8 1 9 7 2 9, भाई देखो ये भी कट रही। यानी भाई 2 संख्याएं जो है ना वो 3 से तो कट रही। अब भाई इन्हीं 2 संख्याओं में देखेंगे 11 से कौन कट रहा। तो देखो 11 की हम क्या, तो 11 के लिए मैं थोड़ा इधर बता रहा हूँ, 2 5 0 8 0, ठीक है। अच्छा हाँ, कुछ लोग हुई हैं कि ना भाई करके देखिए 33 से काट, भाई 33 से नहीं काटना भाई, बहुत टाइम खा जाएगा, है ना। अब देखो जैसे ये इवन प्लेस का सम और ऑड प्लेस का सम है ना, इवन प्लेस का सम और ऑड प्लेस का सम। जैसे 2 में 0 0 0 0 यानी 2 आया, इनका डिफरेंस, ये डिफरेंस का अंतर। 8 8 5 कितना होगा, 13। अगर इनका डिफरेंट 11 है या फिर 11 का कोई मल्टीपल है या फिर 0 है,
तो वो संख्या भाई 11 से डिवाइड होगी। अब देखिए 13 में से 2 घट के 11 आ रहा है कि नहीं, ये 11 का मल्टीपल है कि नहीं, मतलब ये संख्या 11 से भी कट रही होगी। अब ये संख्या मेरे भाई 11 से भी कट रही है और 13 से कट रही है, इसका अल्टीमेटली 33 से कट रही है। दिस वन इज़ द फर्स्ट इसका आंसर। भैया बताओ समझ में आए कि नहीं, ईमानदारी से। ठीक है, चलो बातें नहीं करते, तीसरे क्वेश्चन चौथे क्वेश्चन में चलते हैं फटाक से। आओ, क्या कह रहा, 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग 58 वर्ष था। 8 वर्ष पहले बी की आयु और 8 वर्ष बाद ए की आयु का अंतर 16 वर्ष है। ए और बी की वर्तमान आयु का ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, मतलब रेशियो है। चलो समझो, देखो भाई ए और बी की आयु का योग 5 वर्ष पहले 58 था। भैया देखो, जो ये है ए और बी की वर्तमान आयु का, तो आप ये समझ लीजिए ए की वर्तमान आयु ए है और बी की वर्तमान आयु मेरे भाई बी है। ठीक है, अब समझते चलना, बिल्कुल बहुत प्यार से समझाऊंगा। देखो भाई, ये थोड़ा ए सही में, अब समझो, ए और 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग 58 था। तो 5 वर्ष पहले, यानी 5 वर्ष पहले ये ए -5 साल का रहा होगा और जो बी रहा होगा वो बी -5 साल का रहा होगा, और इनका सम कितना था भैया, 58 था कि नहीं था बच्चे? यस भैया, बिल्कुल सही। अब यहाँ से मैं अगर ए और बी का सम निकाल लूँगा तो ए और बी का सम हमारा कितना आएगा भैया, ए प्लस बी कितना आएगा, ए प्लस बी भाई कितना आएगा, 58 और 10 कितना होगा, 68। समझ पाए कि नहीं, 68। भाई ये थोड़ा सा देखिए अजीब सा चल रहा है, बट आप लोग समझ रहे ना, समझ लीजिएगा। फिर क्या, ठीक है ना, 68। 8 वर्ष पहले बी की आयु और 8 वर्ष बाद ए की आयु के बीच का अंतर। अच्छा, 8 वर्ष पहले बी की आयु, तो भाई 8 बी की, अभी तो बी है, तो 8 वर्ष पहले बी की आयु क्या हो जाएगी, बी -8, बी -8। यार सही से चल नहीं रहा भाई ये, है ना। एक सेकंड भाई, थोड़ा सा, एक सेकंड भैया जी, है ना। तो थोड़ा इसे चलाने की कोशिश करता हूँ। बी 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले बी की आयु, तो भाई बी -8, ठीक है। और 8 वर्ष बाद ए की आयु के बीच का अंतर 16 है, ठीक है। तो क्या, 8 वर्ष पहले बी की आयु, 8 वर्ष बाद ए की आयु के बीच का, तो 8 वर्ष बाद ए कितना रहा होगा भाई, यानी ए + 8, है ना। इनका अंतर कितना है भाई, इनका अंतर कितना है भाई, 16 साल है। 16 साल लिख दो, ठीक है ना। तो मैं क्या कर सकता, ठीक है। तो भाई ये समझ लिए आप लोग, 16 है, ठीक है। एक की आयु का अंतर 16 है, ठीक है। चलो, या फिर यार इसको एक सेकंड यार, उल्टा ए -बी आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, है ना। अच्छा हाँ, एक चीज़ और देखो, अगर मैं ऐसे करता हूँ ना भाई, तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, 8 8 16 तो कट जाएगा, ए बराबर बी, यानी इन दोनों का योगफल तो बराबर हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब ये चीज़ गड़बड़ हो जाएगी, मतलब आप नहीं समझे। यानी कि अगर मैं इस तरीके से इसका अंतर लेता हूँ तो फिर ए जो है बी के बराबर हो जाएगा, ए की आयु बी की आयु बराबर होगा। लेकिन आंसर में को दिख रहा है कि ए बी के बराबर नहीं, इसलिए ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी, है ना। हम लोग क्या करेंगे, बी में से ए की, थोड़ा पीछे करता हूँ ना भाई, तो बी -8 माइनस क्या है, ए 8 वर्ष बाद ए की आयु, 8 वर्ष बाद ए + 8, ए + 8 बराबर कितना है भैया, 16। अब यहाँ से देखो भाई, बी - ए बराबर माइनस का 8 हो जाएगा, -8 -8 16, 16 16 32। फटाफट करेंगे भाई। भाई देखो इसमें जो है करने में भाई मुझको टाइम नहीं लगेगा इसमें, और ठीक है ना, तो समझाने में टाइम लगेगा भाई। क्या है, इसमें थोड़ा कलम सही से चलता नहीं है ना, थोड़ा इसके लिए भी मैं जुगाड़ कर दूंगा, है ना। तो थोड़ा समझ लीजिए, है ना। तो अब समझो जब भाई क्या कह रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी बी बड़ा है ए छोटा है भाई। तो भाई देखो एक बात, अगर इन दो भाई यहाँ से बी की वैल्यू निकालेंगे तो बी बराबर फार्मूला होता है, इन दोनों को जोड़ के आधा करो, है ना। जब सम दिया हो और अंतर दिया हो ना, तो मतलब तो एक जोड़ के आधा करो, 6 3 9 8 10 100, 100 का आधा कितना हो गया, 50। यानी बी की आयु कितनी है, 50। ए की आयु कितनी है भैया, घटाएंगे, है ना। तो जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 18 इधर 18 उधर, 36, 36 का आधा 18, ठीक है भाई। तो कितना आ जाएगा, 18। तो अभी क्या कह रहा था, ए और बी की वर्तमान आयु का, तो ए की वर्तमान आयु भैया 18 है। एक सेकंड भाई यार,
इधर इधर देखो यार, ए की आयु कितनी है 18 है और बी की आयु कितनी है 50, काट लो, 2 9 18 और 25 तो 9:25 है। भाई देखिए करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन समझाना बहुत अच्छे तरीके से आपने आपको समझाया है, और थोड़ा टाइम के चक्कर में ना पड़ो, ठीक है ना, क्योंकि अभी यार मेरे पास कलम भी सही नहीं है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा कर रहा हूँ, बाकी बहुत तेज़ी स्पीड से करा सकता हूँ, उसमें कोई समस्या नहीं, ठीक है ना। चलिए बात नहीं करेंगे, आगे चलेंगे, दिक्कत में सामना करना पड़ेगा। 5 ए से बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। 4 वर्ष पहले ए की आयु का 4 वर्ष बाद बी की आयु से अनुपात 2:1 है। 4 वर्ष बाद ए की आयु और 4 वर्ष पहले बी की आयु के बीच का अंतर है, बताइए। देखो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है, मतलब अगर मैं ए को, देखो भाई ऐसे समझो, ए को मैं, अरे समझो भाई, ए को मैंने, सॉरी भाई, देखो अगर मान लिया भाई ए और बी में अनुपात कितना है, जरा गौर करो। एक सेकंड बन नहीं पा रहा, ए मतलब ए और बी के आयु का अनुपात 7:3 है, तो ए को मैं 7x मान लूँ और बी को कहाँ मान लूँ 3x मान लूँ, ठीक है भाई, जल्दी है, ठीक है ना। चलिए आगे करेंगे। 4 वर्ष पहले ए की आयु और 4 वर्ष बाद बी की आयु, तो 4 वर्ष पहले जब मैं ए की आयु निकालने जाऊंगा तो 7x - 4, ठीक है। इधर 4 वर्ष पहले ए की आयु, 4 वर्ष बाद बी की आयु 4 वर्ष करो भैया, 3x + 4 बराबर अनुपात भैया जी कितना है 2:1। भाई देखो अगर हमको ये वैल्यू पता चल गई ना, तो 4 वर्ष बाद ए की आयु 4 वर्ष पहले की बी की आयु का अंतर हम लोग फटाफट कर लेंगे, नहीं कर लेंगे भैया, कहेंगे कर लेंगे। अब देखो इसको मैं फटाक से सॉल्व करूँगा, 7x - 4 का 1 से गुना 7x - 4 और 3 दूना 6x 4 दूनी 8, ठीक है कि नहीं। तो यानी ये 7x - 4 बराबर 6x, ठीक है। जल्दी जल्दी करने चलता हूँ भाई, ये प्लेन स्लो हो जाता है, 4 दूना 8, तो धीरे धीरे करना पड़ता है। अब सुनो इधर, यहाँ से x की वैल्यू सीधा सीधा क्या दिख रही है 12, x की वैल्यू भैया जी कितनी दिख रही है 12, तो इसकी वैल्यू कितनी बचे 12 7 84, 12 के बार बात है 36, 36 आ गई कि नहीं आ गई। अब समझो क्या कह रहा है, 4 वर्ष बाद ए की आयु, 4 वर्ष बाद ए की 84 84 88 हो जाएगी भैया। अब इधर समझो, और 4 वर्ष पहले बी की आयु, तो बी अभी 36 साल का है कि नहीं, है ना। 4 वर्ष पहले कितने करा होगा भैया 32 करा होगा, है ना। अंतर कितना है भाई बताओ, बताओ भाई, 8 में से 2 घट गए 6, 8 में से 3 घट गए 5, क्या कहते हो, चलो आंसर कितना आ रहा 56 साल, ठीक है भाई। तो भाई देखो बहुत इजी सवाल था, बहुत इजीली सॉल्व हो गया ना भाई, 20 सेकंड लगते ही सवाल को करने में, ठीक है ना। इसमें लग रहा है ना, इसमें क्योंकि समझाना पड़ रहा है ना, इसलिए। आगे चलिए, क्या कह रहा है, 2 पावर 2x - 10 × 2 की पावर x + 16 के मूल है। मूल का मतलब होता है वैल्यू ऑफ x, मतलब अगर यहाँ x दिया हुआ है तो x के वैल्यू ऑफ x, ठीक है भैया। अब समझो अगर वहाँ y दिया होता तो y होता। अब सुनो मूल का मतलब गौर से देखो, यहाँ हम पता क्या है इसको अच्छा इसको करने का बेसिक तरीका क्या है भाई, 2 की पावर x को हम लोग मानेंगे y, ठीक है, बेसिक तरीका बताता चल रहा हूँ भाई। 2 की पावर x को y मानेंगे, फिर y² - 10y + 16 बराबर 0 करेंगे, है कि नहीं, और फिर द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे और x का मान हमको निकालना पड़ेगा। लेकिन भाई हम ऐसा काहे करें, हमको पता है x की वैल्यू, तो सीधा x की वैल्यू रख के चेक ना करें, हम चेक करिए। अगर x की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो देखिए ऐसे ही मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, 1 रखेंगे 2 की पावर 2x में, तो ऐसे 2 चलो कर दे रहे हैं, 2 × 1 कर दे रहा हूँ, ठीक है ना भैया, -10 × 2 की पावर 1 + 16, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4, 16 16 4 20 हो जाएगा, और 10 दूना 20, यानी कुल मिला के 1 तो है, 1 सेकंड भाई, है ना, यानी 1 तो इसका मूल है, यानी 1 तो आएगा, मतलब ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। अब देखना है भैया 3 होगा कि 8 होगा, तो भाई 3 छोटी वैल्यू है यार, देख लिया जाए। अब सुनो इधर सुनो मेरा, है ना, इसको मैं थोड़ा हटाता हूँ, है ना, ये हट गया हमारा। अब इधर समझो, देखो 3 रखूँ मैं, देखो अब सुनो मैं ऐसे बता रहा हूँ, 2 × 2 के यहाँ 3 रखेंगे, जब यहाँ 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 की पावर 6 होगा, 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 64, क्या कहते हो भाई, ये हो गया हमारा 64, ठीक है कि नहीं।
अब यहाँ 2 की पावर 2 करेंगे, सॉरी 2 की पावर 3 करेंगे, 2 की पावर 3 8 होता है, 8 दाम 80 हो जाएगा, तो 80 यहाँ लिख लिया प्लस 16। अब बताओ 64 और 16 कितने होते हैं? 80, 80 में से 80 घट गया, 0 आ गया कि नहीं? वो फॉलो कर रहा है कि नहीं? मतलब 1 भी है 3 भी है, तो मैं इसको चेक ही नहीं करूँगा। आंसर पहला कौन है? 1 और 3 ही इसके मूल हैं, खत्म हो गया सवाल। ठीक है कि नहीं? तो इस प्रकार से भैया जैसे ही मूल वाले सवाल आएंगे तो आप लोग फॉलो करा लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए भाई नेक्स्ट सवाल करते हैं बहुत जल्दी के साथ। ठीक है, साथ जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। 100 सेबों का कुल क्रय मूल्य 700 रुपया है। इन्हें 96 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा जाता है। लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। अच्छा भाई एक बात बताओ, समझो भाई, 100 सेबों का कुल क्रय मूल्य कितना है? 700 रुपये। तो एक सेब का मूल्य कितना होगा? एक सेब का मूल्य कितना होगा? 7 रुपये। बोलो भाई, एक सेब का मूल्य कितना होगा? 7 रुपये। अगर भाई 100 सेब 700 रुपये खरीद के लाए हैं तो एक सेब 7 रुपये का होगा कि नहीं? बचेंगे? यस भैया, ऑफकोर्स। इन्हें 96 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से, मतलब 12 सेब कितने रुपए में बेचे जा रहे हैं? 96 रुपये में बेचे जा रहे हैं। तो एक सेब कितने में बेचा जाएगा मेरे भाई? 96/12 है ना, 96/12। समझ पाए? हाँ काट लो भाई। 12 8 रुपये का, मतलब मेरे भाई एक सेब 7 रुपये का खरीद के लाए हैं, 8 रुपये में बेच रहे हैं भैया। तो सेम के सारे सेबों के साथ होगी भैया, 100 सेब है तो सेम के सारे के साथ होगी। तो 7 की चीज़ 8 में बेच दिया भैया, कितने का लाभ हुआ? 1 पर। लाभ हमेशा किस पे होता है? CP पर, मतलब जितने में खरीद के लाएँ। तो 1/7 100%। और ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू ही 14 सही 2/7 या फिर 14.28। ठीक है, इस बात को ज़रा ध्यान से रखिए, ये दो। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो गया। जल्दी से चलेंगे आगे, आगे चलो। सुनो भाई, व्यंजक है ना, थोड़ा सा ये दो, ये समझो। व्यंजक 3.7 का होल क्यूब है ना, इसका हमको मान बताना है। देखो भाई एक बात याद रखना, ये इतना देखो दिखने में कितना सा भयानक सवाल लग रहा है कि नहीं? जब भी सवाल खतरनाक होता है तो उसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं उसका एक सरल मेथड भी है। इसका सरल मेथड है। इस सवाल को मैं देख के ही जान गया कि ये सवाल, ये भाई ये फार्मूला अच्छा बताओ पहले। एक सेकंड भाई, हट जा भाई। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है ना? तो मैं थोड़ा सा भाई, चल थोड़ा कम रहा है ना, तो आप कोऑपरेट करेंगे भाई। a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3b² a, ये फार्मूला होता है कि नहीं भाई? ये कहाँ निकल के आया? a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो a³ माइनस b³ माइनस का 3a² b और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंदर का, फिर 3ab का जब b से गुणा होगा तो 3b² a होगा कि नहीं? अब मेरे प्यारे भाई देखो, ये यही वाला पैटर्न बना है कि नहीं? a³ ठीक है, और कहाँ गया? ये देखो यहाँ भाई माइनस लगा है ना, माइनस का b³ माइनस का 3a² b प्लस 3b² a। तो फार्मूला का है a माइनस बी का होल क्यूब। a की जगह मेरे प्यारे भाई कितना है? 3.7 माइनस 0.7 का होल क्यूब। ठीक है भाई, 3.7 में 7 घट जाएंगे, 3 का क्यूब 27 होता है, बात खत्म। ठीक है भाई, ये भाई देखो पहचानना पड़ेगा भाई। जितने ज़्यादा सवाल लगाएंगे ना फिर पहचान जाएंगे आप लोग। ठीक है कि नहीं? ये ना सोचिए कि भाई कैसे इतनी जल्दी कैसे पहचान लिया भाई, आप भी पहचान जाएंगे, इतना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। ठीक है ना भाई, नेक्स्ट सवाल करते हैं, चल जाइए। ठीक है भाई, देखिए थोड़ा सा अच्छे सवाल भी हैं, थोड़ा सा भाई ये देखिए लॉजिक सवाल था ना। आगे चलो भाई। सोनी और मैरी एक पेंटिंग को 4 दिन में और 6 दिनों में पूरा कर सकती हैं। सोनी भाई कितने दिन में कर सकती है? 4 दिन में कर सकती है जी भाई। और मैरी पेंटिंग कितने दिन में कर सकती है? 6 दिन में पूरा कर सकती है ना। तो हम लोग इन दोनों का एलसीएम जो होता है उसको काम मान लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या मान लेंगे? काम। तो भाई 6 और 4 का एलसीएम तो 12 हो जाएगा, मतलब 12 काम है। अच्छा, अगर भाई देखो भाई ये हो जाए वर्क, ये टोटल वर्क है, TW। ये क्या है? टोटल। जो इन दोनों का एलसीएम मानते हैं वो टोटल वर्क आता है। अब भाई 4 दिन में अगर भाई क्या कह रहा है, 4 दिन में कर रही तो एक दिन में कितना करना होगा? 4 तियाँ एक दिन में 3 कर रही है, तो एक दिन में जो काम करते हैं, जैसे 4 दिन में काम पूरा करें तो एक दिन का काम होगा उसकी इफ़िशियंसी, है ना। अगर 4 घंटे में कर रहा होगा तो 1 घंटे में काम उसको इफ़िशियंसी हो जाएगी। बात समझो, 6 दूना 12, तो मतलब ये सोनी और मोनी की क्या हो गई? मैरी है, सॉरी भाई, सोनी और मैरी की आ गई हमारी क्या? इफ़िशियंसी। फिर मैरी से शुरू करते हुए वैकल्पिक दिनों में उनकी पेंटिंग पर कार्य करते हुए कितने दिनों में पूरा करेंगे? प्यारे भाई 12 काम करना है। चालू किससे करना है? मैरी से। यानी पहला दिन आएगा मैरी काम करेगी, फिर एक दिन आएगा कौन काम करेगी? सोनी काम करेगी। यानी कुल मिला के प्यारे भाई देखो ध्यान से,
2 दिन 5 सॉरी भाई, 2 दिन 5 काम, ठीक है भाई, समझो 2 दिन में 5 काम हो गया। अब थोड़ा इसके पास तो पहुंचा जाए। अच्छा 2 से गुणा करा दी ना, इधर भी 2 से गुणा करा दी, यानी 4 दिन, कितने दिन, 4 दिन 10 काम, 4 दिन 10 काम हो गया कि नहीं हो गया भैया, कहेंगे बिल्कुल सही, 4 दिन 10 काम। अभी एक सेकेंड, अभी कितना मतलब कितना काम बचा हुआ है, 2 काम बचा हुआ है कि नहीं, है ना। तो अगर ये दो काम बचा हुआ है, इसको कौन करेगा, पहले कौन करी थी, मोनी, तो ये 2 काम मोनी उसी दिन कर डालेगी। तो एक दिन मतलब जो 2 काम बचा है, अभी टर्म किसका दिन आ गया है, मोनी का, यानी ये वाले काम पहले करेगी। तो एक दिन इसको और लग जाएगा भैया, एक दिन में 2 काम निपटा देगी। तो 4 और 1 पूरे दिन कितने होंगे भैया, 5 दिन में पूरा काम ओवर हो जाएगा। आगे सवाल चलेंगे, ये आगे सवाल, ठीक है भाई। देखो भाई अच्छे भी सवाल हैं, ठीक है कि नहीं, परेशान मत होना। 2 ट्रेनें ए और बी एक ही समय पर शुरू होती हैं और क्रमशः 85 की स्पीड 85 किलोमीटर प्रति घंटा और 105 किलोमीटर गति से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलते हैं तो पता चलता है कि बी से बी से ट्रेन ने ए से 200 किलोमीटर की अधिक यात्रा की है। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। भाई देखिए इसका बेसिक मेथड लगेंगे, बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है ना भाई। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, बेसिक पे ज़्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है ना। हम देखो अब मैं तुमको क्या भाई, आप लोग को कितनी प्यारी चीज़ समझाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई। देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय हिंदी मीडियम वाले होते हैं, है ना, हिंदी मीडियम में बच्चे ये भी कहते हैं, हम भी हिंदी मीडियम के हैं। लेकिन स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, सेम बात है, वही चीज़, स्पीड बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। अब समझो मेरे प्यारे भाई, इसमें क्या कह रहा है, एक ही समय पर शुरू होती हैं और 85 किलोमीटर दूर 105 किलोमीटर घंटे से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं भैया। मतलब देखो 2 ट्रेनें ए और बी से, मतलब ये मान चलो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट में ये मेरे भाई क्या है बी। एक ट्रेन मेरे प्यारे भाई इधर से इधर की ओर चलती है, एक ट्रेन इधर से इधर की ओर चलती है। सेम टाइम पे ये दोनों खुलती हैं, एक स्टेशन से एक स्टेशन से। भाई आप लोग को देखना होता है कि टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में एक चीज़ पकड़ ले जाओ कि कौन सी चीज़ कांस्टेंट है और रेशियो बना दो तो सारा गेम ख़त्म हो जाता है, उसी जगह सवाल दम तोड़ देगा, ठीक है। समझो भाई दोनों समान समय तक चले हैं, मतलब टाइम जो है सेम है, और जब टाइम सेम है तो टाइम कांस्टेंट होगा, यानी टाइम की कोई मतलब नहीं होगी। कहने का मतलब क्या है, स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मतलब जिसकी जितनी ज़्यादा स्पीड होगी वो उतनी ही ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है ना। अच्छा आप खुद बताओ भाई, एक बंदा है 50 की स्पीड से साइकिल चला रहा है, एक बंदा है 40 की स्पीड से साइकिल चला रहा, और दोनों अगर एक ही आधा आधा घंटा दोनों समान समय तक चलाएं तो भाई 50 वाला तो आगे निकल जाएगा कि नहीं, क्यों, उसकी स्पीड ज़्यादा है तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। मतलब स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, कि जिस रेशियो में स्पीड इंक्रीज़ होगी उसी रेशियो में डिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगी। एम आई राइट, हाँ कि ना। अब देखिए भाई, तो हम रेशियो बनाएंगे भाई, तो रेशियो किसका दिया है, स्पीड का रेशियो मेरे प्यारे भाई दिया है, स्पीड का रेशियो। स्पीड क्या है भाई, 85 और 105, यानी ए की भाई ए की है 85 और बी की है मेरे भाई कितना है ना 105। तो काहे से काटेगा भाई, 5 से काटेंगे, 5 काटो 17 पचे 85 है ना, और 5 21 सही हम 21 बार जाएंगे, 21 पंचे 105, 21 सही हम मतलब, तो 17 रेशियो 21। जो भाई स्पीड का रेशियो होगा मेरे प्यारे भाई वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, मतलब यही स्पीड का रेशियो यही डिस्टेंस का रेशियो है। अब मेरे प्यारे भाई समझो, जब वे मिलते हैं तो पता चलता है कि बी ट्रेन ए से 200 मीटर अधिक चली है। भाई हमारे इनके हिसाब से 200 मीटर अधिक चली है, लेकिन हमारे हिसाब से कितना चली है, 17 से 21, 17 4 21 है ना, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 200, बताओ भाई 200। तो ए और बी के बीच की दूरी क्या है भाई, ए और बी के बीच की दूरी मतलब ए जो है 17 चल के आई है, यहाँ से यहाँ तक 17 चल के आई, इधर देखो। अब बी, एक सेकंड है ना, थोड़ा सा एक सेकंड, अब समझो बी कितना है 21, बी यहाँ से यहाँ 21 चल के आई है, ए यहाँ से यहाँ 17 चल के आई, तो 17 और 21 कितने हो गए भाई बताइए, 38, कितने हो गए 38, यानी 4 की वैल्यू अगर 20 है तो हमको भैया 38 की वैल्यू बतानी है। भाई दोनों सम हो जाएंगे ना, डिस्टेंस दोनों की जुड़ जाएगी, ठीक है ना। तो 4 की वैल्यू अगर 20 है तो 38 की वैल्यू बतानी है, तो 4 की वैल्यू अगर 20 है तो 1 की वैल्यू यहाँ से बहुआ कितनी भाई साहब कितनी निकलेगी, 4 पंचे 20, 50 गुना है ना भाई, तो ये इसका 50 कर दो है ना, तो 38 पंचे 190 है ना, तो 190 और 1 जीरो पहले से था तो ये कर लिख दो यहाँ पर, तो 1900 आंसर आ रहा है इसका यार, 1900 कहाँ है, अच्छा सॉरी भाई चौथा ऑप्शन नहीं है तो लेकिन ये 1900 ही आंसर आएगा मेरे प्यारे भाई, आप लोग
ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो 1900 किलोमीटर है। चलिए भाई आगे, आई होप समझ में आएगा भाई, बहुत अच्छे समझाया है, ठीक है। देखिए भाई ये अच्छा सवाल है ना, इसको हल्के मत लीजिए, ठीक है ना। तो अब इस तरीके के सवाल भी कराएंगे भाई, थोड़ा सा इनिशियल में। अरे भाई ये कहेगा, ठीक है, थोड़ा भाई पहले थोड़ा सरल सवाल थे, है ना। सरल नहीं, उसमें भी कॉन्सेप्ट लगता है ना। आते हैं तो सरल, नहीं आता तो फिर कठिनाई लगी फिर, है कि नहीं। ये क्या है, एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर। भाई थोड़ा यार इसको थोड़ा मैं स्किप कर रहा हूँ ना अभी, क्योंकि अगर ये इसमें करा लेगा पूरा समय खा जाइए। अरे ऊपर आ जा, ठीक है। कौन सा बोलिए, 12। देखो, एक चतुर्भुज के 3 कोणों की माप 110 डिग्री, 55 डिग्री, 125 डिग्री के रूप में दी गई। चौथे कोण की माप ज्ञात कीजिए। बात समझो भाई, एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, अगर एक चतुर्भुज है, ठीक है। अरे भाई एक सेकंड रुको यार, जब टेक्नोलॉजी है, एक सेकंड को चतुर्भुज दिखाता हूँ। ये लीजिए चतुर्भुज, ठीक है भाई, ये आ गया चतुर्भुज, ठीक है। काला पेन। एक चतुर्भुज के 3 कोणों की माप 110, 55, 120 है। तो अरे भाई सॉरी, है ना, पेंसिल ले लेते हैं। तो चौथे कोण की माप ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ समझाने की बात नहीं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 होता है भैया, ठीक है। तो अब इनको जरा जोड़िए, तीनों को जोड़िए भैया, कितना, 125, 130, 180, 190, है ना। 190 में 100 और जोड़ो भाई, तो 290, यानी इन तीनों का कोणों का योगफल कितना है, 290 है। और 290 360 से कितना ज़्यादा, 70 ज़्यादा, यानी तीसरा कोण कितना होगा, 70। भाई इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ये प्रीवियस ईयर है भाई, कोई अपने आप से इतना सरल थोड़ी ना बना के लाए हैं भाई, सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलिए 13 क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना भाई। देखिए, कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर एम, कॉट थीटा माइनस कॉस ए बराबर एन, ठीक है। तो बताइए इसमें, देखिए कितना अच्छा सवाल लग रहा है कि नहीं लग रहा भाई, है ना। लेकिन इसको हम बहुत ईजिली कर लेंगे भाई। देखिए भाई, इसका अगर हम बेसिक करने चले तो फिर टाइम लगेगा भाई, ठीक है ना, टाइम लगना है उसमें टाइम। लेकिन मेरे प्यारे भाई देखो ध्यान से, एक चीज़ होती है वैल्यू पुटिंग मेथड, ठीक है भाई, वैल्यू पुटिंग, है ना। तो वैल्यू पुटिंग कैसे करते हैं भाई, तो एक बात याद रखिए, जब भी हम लोग किसी सवाल में वैल्यू पुटिंग करते हैं तो वो जो है इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए। इन्फिनिटी का मतलब 1/0 नहीं बनना चाहिए, मतलब सवाल में 1/0 नहीं आना चाहिए। क्यों भाई, इन्फिनिटी अलाउ नहीं करता, ठीक है। तो हम ये देखो, इसमें ऐसी मतलब थीटा की एक ऐसी वैल्यू मानेंगे जो इन्फिनिटी ना बनाए। अगर मैं देखो भाई, जैसे मैं आप लोग को, अगर मैं कॉट 0 की वैल्यू ले लूँगा तो भाई इन्फिनिटी चला जाएगा, क्योंकि कॉट 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई, इन्फिनिटी। तो मैं यहाँ भाई कॉट 0 नहीं ले सकता भाई। अच्छा, सवाल में अगर 0 बनना है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, 0 तो कोई दिक्कत नहीं, इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए भाई। tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी यार मैंने पहले कुछ शायद गड़बड़ बोल दिया भाई, है ना। tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, है ना। और cot 90, है ना, cot 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। इसके पहले भाई थोड़ा सॉरी यार गलत बोल दिया, ठीक है ना। तो tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। और tan 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 90 की वैल्यू कितनी होगी, अनंत हो जाएगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, cot 0 की वैल्यू अनंत होती है। यहाँ पे हम a जो है 0 नहीं ले सकते हैं, a जो है 0 डिग्री नहीं ले सकते। क्यों, a 0 डिग्री में क्या होता है, अनंत होता है, तो a 0 डिग्री नहीं ले सकते हैं। और हाँ, वैल्यू पुटिंग में एक चीज़ और ध्यान रखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू पुटिंग करते समय पहले ट्राई करते हैं कि 0 और 90 रख लिया जाए, 0 और 90 रख के चेक कर लिया जाए मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो उसमें सवाल ईजी बन जाता है। चलो अब प्यारे भाई एक चीज़ और देखो, अच्छा अगर मैं इसमें रखना चाहूँ, अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसमें 90 रखना चाहूँ तो कॉट 90 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है भैया, कॉस 90 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी यार, सब तो भी 0 माइनस 0। तो मतलब हम ना तो 0 रख सकते हैं ना तो 90 रख सकते हैं, क्योंकि भाई उससे हम ऑप्शन एलिमिनेट ही नहीं कर पाएंगे। तो भाई देखो, अब हम चलो थीटा बराबर फिर 45 रखते हैं, कितना रखते हैं, 45। अब यहाँ थीटा ए है तो बार बार ये ना समझिए कि भैया ए है यार, थीटा बार बार बोल लो, अरे बात वही है, एंगल, थीटा का मतलब एंगल, यहाँ एंगल ए है तो एंगल समझो भाई, समझो। तो अगर भाई यहाँ पे हम a बराबर 45 रखते हैं, तो देखिए भाई हमने क्या सिखाया तुमको हमने वैल्यू पुटिंग के मेथड में आप लोग को भाई क्या समझाया कि ट्रिग्नोमेट्री का जब भी सवाल आएगा क्या करेंगे आप, थीटा बराबर 0 या फिर 90 डिग्री का रख के चेक करेंगे। इन्फिनिटी नहीं बन रहा है तो भाई बात ठीक है, फिर रख लीजिए, है ना। लेकिन अगर बन रहा है तो अगर इन्फिनिटी बन जाएगा भाई तो आप 0 और 90 डिग्री भाई नहीं रह सकते ना, फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब प्यारे भाई समझो, देखो
45 रखेंगे, उसके बाद 45 रखेंगे, अब 45 भी बात नहीं बनेगी, 30 रखेंगे, 30 नहीं पे तो फिर 60 भी रखेंगे, ठीक है ना। लेकिन बन जाती है, इन्हीं में बात बन जाती है भाई, है ना, इतना परेशान नहीं हुई। देखिए 45 रखेंगे तो अब इसमें देखो कॉट, थोड़ा सा एक सेकंड, अब थीटा, अब ये पूरी कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, इसको मैं थोड़ा हटा दूँ, ठीक है ना। चलिए अब फिर से समझाऊंगा, एक सेकंड, ये लो, है ना। अब देखो कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर, तो मैं अगर जब 45 रखूँगा, थीटा बराबर 45 या ए बराबर 45 रखूँगा 45 डिग्री, तो कॉट 45 की वैल्यू 1, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, है ना। इसको मैं पहले थोड़ा सॉल्व कर लूँ ना, तो m बराबर मेरे प्यारे भाई यहाँ से कहा जाएगा, m बराबर, गौर करो जरा, √2 का इधर गुणा कराओगे √2 + 1/√2, ठीक है। फिर n बराबर क्या आ जाएगा, n बराबर प्यारे दोस्त समझो, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ 1/√2 भाई, इसकी जगह 1 हो जाएगा, इसकी जगह 1/√2 हो जाएगा, तो फाइनली आएगा √2 - 1/2, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब जरा समझने की कोशिश करो, 1/1 रख के चेक करेंगे भैया जी, है ना, और बहुत आराम से सवाल को निपटा देंगे। पहला मैं ऑप्शन उठाता हूँ, अगर मैं पहला ऑप्शन उठाता हूँ, जरा गौर करो, पहला ऑप्शन उठाता हूँ ना, पहला ऑप्शन उठाओ तो m² - n² का होल स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से समझना, एम भाई करने के भी एक तरीका होता है, ये नहीं फर्जी में कुछ भी आप कर डाल लो, m² - n का होल स्क्वायर, a² - b² दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, यानी m + n, m - n का होल स्क्वायर। भाई ये चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए। अच्छा कुछ लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर घटाएंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, फिर चेक करेंगे, नहीं नहीं नहीं। अब जब हम जान रहे हैं कि इन दोनों का सम अंतर निकाल सके, इजीली हो जाएगा। अब देखो इन दोनों का सम जब मैं करूँगा तो भाई देखो 1 से 1 कट जाएगा, रूट से √2 हो जाएगा, 2 से 2 कट, √2 से √2 कट जाएगा, 2 आएगा, यानी m + n की जगह मेरे प्यारे भाई कितना आएगा, 2 × m - n की जगह कितना आएगा भाई, जब इन दोनों को मैं माइनस करूँगा तो ये माइनस की हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी, √2 से √2 कट जाएगा, माइनस प्लस 1 1 2, यानी 2/√2। अब जब 2/√2 हो जाएगा तो भाई इसको काटेंगे तो कितना आएगा, √2 आएगा कि नहीं आएगा, √2। अब मैं जब इनका स्क्वायर कर रहा हूँ तो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 दूनी 8, मतलब मेरे प्यारे भाई 8 आया है। अब RHS से देखेंगे 4mn, RHS में 4mn है कि नहीं, तो 4 की जगह 4 आ गया, m की जगह मेरे प्यारे भाई कितना है, यानी m और n इन दोनों का भाई सीधा सीधा यही मैं गुणा करा रहा हूँ भाई, मेरी बात को समझते चलिए। ये देखो ऊपर जब गुणा कराएंगे तो ऊपर ऊपर का गुणा होगा कि नहीं, 1/a + b 1/a - b, तो √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, √2 में से 1 गया, कितना आ गया भैया 1, √2 का दूर को तो 2 आ गया, 2 दूनी 4, मत भाई 2 दूनी 4 यानी 2। भैया LHS में तो 8 आ रहा था, RHS में तो 2 आ रहा है, मतलब क्या है कि ये पहला वाला ऑप्शन हमारा गलत है, इसको ऐसे ऐसे कर दो, काट दो। सेकेंड ऑप्शन देखेंगे, अब देखिए सेकेंड ऑप्शन इंटरेस्टिंग है, क्यों, m² - n² होल स्क्वायर तो हम कर ही चुके हैं, कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं। अब हमको निकालना है 16mn देखना है, तो 16mn जब देखना है तो सीधा इधर देख लो ना, 16 है ना, और mn की जगह क्या है, mn की जगह अभी हमने बताया 1/2 है, जल्दी से 1/2 रखो, 2 × 16, इधर भी 8 इधर भी 8, LHS बराबर भैया क्या हो गया RHS, इसका मतलब क्या है, सेकेंड ऑप्शन गोज टू राइट। बताइए भाई, भाई बहुत अच्छा ये सवाल, भाई थोड़ा सा अच्छा सवाल है ना, इसको स्किप करते हैं बच्चे, लेकिन आप लोग अब बहुत अच्छे से निपटा दो, आगे चलेंगे बिना बात भी करें। 14 नंबर सवाल, यदि एक चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है ना, और इसके शेष 3 कोण एक दूसरे के माप के बराबर है, तो इन शेष 3 कोणों में प्रत्येक की माप ज्ञात कीजिए। भैया आप एक बात बताओ, ठीक है, आप समझो, जैसे एक मान लो चतुर्भुज है, ये देखो मान लीजिए ये चतुर्भुज, ठीक है भाई, आप समझो अगर चतुर्भुज है तो अगर एक कोण 120 डिग्री का है, हालांकि इसमें एक कोण 120 डिग्री का नहीं है, ये तो स्क्वायर है, ये तो 90 सारे हैं ना, अब ये ना समझ लीजिए कि भैया है ना, इसे बता दो इसमें तो सारे 90 डिग्री हैं, लेकिन मान लीजिए कि एक कोण 120 डिग्री का है, ठीक है, इसके शेष 3 कोण एक दूसरे के बराबर है। भाई 3 कोण बराबर है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल क्या होता है, 360 होता है, यानी 3 कोण x है ना, और एक चौथा कोण क्या है 120, इन सभी का सम कितना हो जाएगा 360। तो यहाँ से x का मान कितना निकल आएगा भाई, 360 में से 12 जाएंगे, कितने बचेंगे 240 को, फिर यहाँ 3x होगा ना, तो 240 को 3 से भाग करेंगे तो 3 × 24 80, हर एक एंगल कितने का होगा 80 डिग्री का हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। चलिए ये तो बहुत ईजी सवाल है यार, आगे चलो, कौन सा सवाल था यार, 14 था 15, लास्ट सवाल मेरे प्यारे भाई। देखिए भाई है ना 43 मिनट की वीडियो बन गई मेरे प्यारे भाई ना, लेकिन आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है ना, बहुत प्यार से देखिए ना, और अच्छे अच्छे सवाल आएंगे, ठीक है ना भाई, है ना। तो चलिए ठीक, पहले बातें करने बाद में करेंगे, पहले सवाल करेंगे, ठीक है ना। अब समझो भाई, देखो इसको कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो अगर इस तरीके के सवाल जब भी आए, ठीक है ना, इसको भाई इसको बार कहते हैं ना,
0 पॉइंट है ना, थोड़ा काला पेन ले ली, 0.335 इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, बार। ठीक है भाई। तो देखो इसको हटाने का तरीका मैं भाई बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, समझ जाओ। ठीक है भाई, क्या होता है हटाने का तरीका, देखो ध्यान से देखेंगे आप लोग। ये कलर अच्छा लग रहा, देखो ध्यान से। अगर 0.335 है भाई, तो अगर हम परसेंट ये पॉइंट भी हटाएंगे और ये बार भी हटाएंगे तो पता क्या आता है, 335। आप ऐसे ही लिख लीजिए भाई, बहुत ध्यान से समझना। जिसके ऊपर बार है, जितने संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 लिखो, उतने क्या लिखो, 9। जिसके ऊपर बार नहीं है तो उतने 0 लिखो। भाई समझ पाएगी, फिर से समझो, फिर से। जिसके ऊपर बार है उसको लिखो, जिसके ऊपर नहीं है 0 लिखो। ठीक है, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको आपको नॉमिनेटर में से घटाना है। नॉमिनेटर मतलब अंश में घटाना है। तो 335 में से 3 घटेंगे तो 300 भैया 32/990। अब जब काटेंगे तो नीचे 450 आएगा, लेकिन नहीं कोई बात नहीं, सीधा सीधा आंसर ही देगा ये देखो, ये आंसर आ रहा है। ठीक है मेरे प्यारे, तो इस तरीके से भाई 15 क्वेश्चन भाई हमने आपको करा दिए हैं। और इसमें अच्छे क्वेश्चन भाई, देखो ये तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है या भाई, आप ये क्वेश्चन बनेगा भाई। ठीक है ना, हमने समझा दिया अच्छे से। भाई आप लोग क्या करेंगे भाई, देखिए ये 15 क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब इससे ज़्यादा मैं लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, है ना, क्योंकि देखिए, लेकिन हाँ भाई एक बात देखिए, क्वेश्चन हमने हालांकि 15 कराए हैं, लेकिन भाई इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाए हैं। और मेरे प्यारे भाई देखिए ध्यान से, जितने भी क्वेश्चन आते चले जाएंगे आगे, इतने अच्छे कॉन्सेप्ट तरीके से बताऊँगा। ठीक है ना, जिससे आप लोग को सवाल को सॉल्व करने में बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, है ना। देखिए अब थोड़ा सा, हालांकि हमने भी एग्ज़ाम काफ़ी पास कर रखे हैं ना, तो हमको आइडिया लग जाता है भाई कि किस तरीके से स्पीड होनी चाहिए आप लोगों की, है कि नहीं। तो अब भाई ये ना सोच लो यार घमंड में कह रहे ना, ऐसा कोई घमंड नहीं है भाई। ठीक है ना, कोई यार वो थोड़ी ना यार, बस आप लोग को भाई लोग के तरीके से पढ़ाना है। ठीक है ना, थोड़ा सा मन करता है तो बना दिया वीडियो। ठीक है ना, और आप लोग ध्यान से अच्छे से देखते रहेंगे। और हाँ, आप लोग क्या करेंगे, अगर भाई शेयर, अब देखिए भाई अगर अच्छा लगा हो तो भाई बिल्कुल शेयर करेंगे, है ना। एक दो 4-5 दोस्तों से करा दो, सब्सक्राइब भी करा दीजिए। ठीक है ना, और घर पर 2-3 फ़ोन हो तो इमो कर दीजिए। ठीक है भाई द वे, अगर अच्छा लगा है तो, नहीं तो अगर नहीं सही लग रहा तो कोई बात नहीं है वैसे भाई। और अगर नहीं सही लग रहा तो कमेंट में करके बताइए कि भैया ये चीज़ आप गड़बड़ कर रहे हो यार, ये चीज़ थोड़ा सा सही करो, तो मैं थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। हालांकि मैं इन यूट्यूब सेक्टर आई एम नोवाइस, बट काफ़ी टाइम से मैंने पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, अभी इसमें यूट्यूब में थोड़ा सा नया हूँ, है ना, नया, लेकिन ठीक है, नया से कोई मतलब नहीं होता है, क्वांटिटी है ना, क्वालिटी थोड़ा मैं अच्छी देने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना भैया, बातें ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है ना भाई, आप लोग गुस्सा आइएगा नहीं। ठीक है ना, तो ठीक है भाई, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ठीक है भाई, चलिए ओके बाय, एंजॉय करिए। ठीक है।